वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे और फिर लास्ट में एक पूरा ना समअप लेंगे कि अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। और साथ ही अभी जो एनवीएस और केवीएस के एग्जाम हुए थे, उस एग्जाम में आइसोटोप आइसोबार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बार आइसोटोप आइसोबार के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे कि वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक बार हम 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करके देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। देखो क्या पूछा है, डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? देखो मेटल्स कौन होती है जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, कि भी वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जितना आराम से इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा, वही क्या हो जाएगा भई, वो अच्छा मेटल होगा। और यहाँ पर डिक्रीज़िंग ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी आपको एलिमेंट्स गिवन है, इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाएँगे। हमेशा ही आपको ऐसे करना है, जो भी एलिमेंट्स आपको दिए होते हैं, उनको अरेंज करके देखो कि वो अक्रॉस द पीरियड दिए हैं या फिर डाउन द ग्रुप दिए हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या फिर पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो देखो यहाँ पर सोडियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। तो यहाँ पर हम इन्हें अरेंज करते हैं, तो देखो सोडियम आएगा सबसे पहले। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। फिर इसके बाद 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? भई मैग्नीशियम का होता है। इसके बाद क्या आएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। फिर यहाँ पर आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होता है भई? 14 होता है। और यहाँ पर फिर इसके बाद आपको गिवन है क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? देखो 17। तो ये सारे ही एलिमेंट्स देखो आपको कैसे दिए हैं? अक्रॉस द पीरियड दिए हैं, यानी कि पीरियड के दिए हैं। और कौन-सा पीरियड है ये? थर्ड पीरियड है। देखो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फिर ये क्लोरीन है। तो कौन-सा पीरियड है? देखो कौन-सा पीरियड नंबर है भई? थर्ड पीरियड नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा था भई कल की क्लास में कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है और साथ ही न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो क्या होते हैं? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस पुल होते हैं। उनको क्या करता है? न्यूक्लियर चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब वो जितना ज़्यादा यानी कि अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, साइज़ क्या हो जाएगा उसका? डिक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स लेफ्ट टू राइट क्या होता है भई? साइज़ डिक्रीज़ होता है। अब साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो जितना छोटा साइज़ में होगा, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। इसका मतलब क्या? मेटालिक कैरेक्टर उसका क्या होगा? सबसे कम। आप ये बोल सकते हो कि उसका मेटालिक कैरेक्टर कम है, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, वाइस वर्सा हो जाएगा ये, ठीक है? मेटालिक का जस्ट अपोज़िट नॉन मेटालिक बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो यहाँ पर साइज़ सबसे छोटा किसके लिए आएगा भई? क्लोरीन के लिए आएगा। और सबसे बड़ा किसके लिए होगा? सोडियम के लिए होगा। तो यहाँ पर जो साइज़ का ऑर्डर बनेगा, वो क्या बन जाएगा? ये। इट मीन्स यहाँ पर क्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है और सोडियम का साइज़ सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो सबसे ईज़िली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, वो कौन करेगा? सोडियम करेगा। और अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को ईज़िली लूज़ करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसे अच्छा मेटालिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पर देखो ऐसे कौन से सीक्वेंस में आपको आंसर दिया हुआ है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर पहले सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है और क्लोरीन है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा होता कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर का सीक्वेंस लगाना है, ऑर्डर लगाना है, तो यहाँ पर नॉन मेटालिक कौन हो जाता? सबसे अच्छा क्लोरीन हो जाता। और सोडियम का क्या आ जाता? अभी सोडियम सबसे ज़्यादा मेटालिक इन नेचर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर इसका पूछा होता नॉन मेटालिक का, तो यहाँ पर ये सबसे कम आ जाता नॉन मेटालिक में। अब यही सीक्वेंस यानी कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर आपको डाउन द ग्रुप लगाना होता, तो देखो कैसे हो जाएगा। डाउन द ग्रुप हमने क्या पढ़ा था कि भई इलेक्ट्रॉन जो ऐड होते हैं वो न्यू शेल में ऐड होते हैं। जैसे देखो सोडियम के नीचे क्या आता है, यहाँ पर पोटेशियम आएगा। तो अब सोडियम के केस में तो कहाँ पे गया था इलेक्ट्रॉन? सोडियम के केस में ये थर्ड शेल में गया था। पोटेशियम के केस में कहाँ पर जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन की, वो कौन-सी है? थर्ड शेल है। और इन केस ऑफ पोटेशियम कौन-सी है भई? फोर्थ है। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहता है, न्यू शेल ऐड होने की वजह से। तो इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है भई? साइज़ इंक्रीज़ होता है। अगर साइज़ बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो पोटेशियम का साइज़ सोडियम के कंपैरिज़न में बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आराम से दे देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को आराम से दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मेटालिक कैरेक्टर क्या आ जाएगा भई? ज़्यादा आ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है भई? डिक्रीज़ हो रहा है। और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। और वाइस वर्सा कर दो, यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या आ जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। और डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है?
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने इसी तरह से दे दिया, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा है ना नॉन मेटालिक वाला, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर देखो। इसमें उसने किसका ऑर्डर पूछ लिया है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर का पूछ लिया है। तो अभी हमने देखा था, तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी आपको एलिमेंट्स गिवन है, इनको चेक करो कि ये अक्रॉस द पीरियड जाएँगे या फिर डाउन द ग्रुप जाएँगे, किस तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो देखो लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भई 3 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, बेरिलियम आएगा, बेरिलियम का क्या होता है भई 4 होता है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, कार्बन, कार्बन का क्या होता है 6 होता है। कार्बन के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है भई 8 होता है। और फिर आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9 होता है। तो देखो ये क्या हो गया भई, अक्रॉस द पीरियड ही बन गए। यहाँ पर देखो चेक कर लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये क्या हो गए भई देखो, अक्रॉस द पीरियड ही हो गए। कौन-सा पीरियड है ये? सेकंड पीरियड की बात कर रहा है यहाँ पर। अब क्या सीक्वेंस लगाना है आपको? नॉन मेटालिक का। तो नॉन मेटालिक तो अभी हमने देखा था कि जितना छोटा साइज़ होगा, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही डिफ़िकल्ट, और वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक इन नेचर हो जाएगा। तो साइज़ देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। कैसे होता है? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, तो यहाँ पर साइज़ क्या होगा? डिक्रीज़। इसका मतलब यहाँ पर फ्लोरीन का साइज़ क्या होगा भई, सबसे छोटा होगा। तो ये तो बन गया यहाँ पर साइज़ का ऑर्डर। अब अगर इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना हो भई, साइज़ इसका छोटा आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन मेटालिक, यानी कि सबसे कम तो मेटालिक इन नेचर होगा, बट नॉन मेटालिक का ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए आएगा? फ्लोरीन के लिए आएगा। और यहाँ पर लिथियम क्या है भई, सबसे लीस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। तो अब देख लो आपको कौन से आंसर में, कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कि फ्लोरीन का नॉन मेटालिक, ये मैंने साइज़ के लिए लगाए हैं साइन, इससे कन्फ्यूज़ मत हो जाना। देखो नॉन मेटालिक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिथियम का साइज़ क्या बनेगा यहाँ पर, बड़ा बनेगा, और फ्लोरीन का साइज़ क्या आएगा भई, छोटा आएगा। तो फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, नॉन मेटालिक इन नेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर नॉन मेटालिक का जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो ये बन जाएगा। तो अब देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया अभी, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भई, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एक एल्युमिनियम फॉर्म। यहाँ पर ये पूछा है कि एल्युमिनियम किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। तो एल्युमिनियम जो होता है ना भई, वो ट्राई ऑक्साइड बनाता है। आपने देखा भी होगा, इस तरह से होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। और ये मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बताया गया था कि यहाँ पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एलिमेंट्स कौन-कौन सी, एक तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी, और साथ में क्या करते हैं, हैलाइड्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कौन से टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है अभी, E2O3 टाइप के बनाता है। और अगर इसी तरह से हैलाइड के लिए पूछा होता, तो यहाँ पर ये कौन से टाइप के हैलाइड बनाता, EX3 टाइप। यहाँ पर एक्स क्या डिनोट कर रहा है, ये हैलोजन के लिए है, ठीक है। हैलाइड्स क्या होते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन सबको क्या करते हैं हम, एक कॉमन इस सिंबल से सिंबलाइज कर देते हैं, एक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्राई हैलाइड्स बनाता है, और ऑक्साइड के लिए यहाँ पर, और ई क्या कर रहा है यहाँ पर, नॉर्मली मेटल्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मेटल के लिए हमने जनरल वे में करते हैं ना कि जनरलाइज़ कर दिया है, तो इस तरह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 एलिमेंट्स, यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये पूछा है कि ये तीनों क्या हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटालॉइड्स हैं। और डी ऑप्शन में दिया है आपको कि बोरोन तो भई मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, और जर्मेनियम यहाँ पर मेटालॉइड आपको दिया हुआ है। तो देखो ये तीनों ही एलिमेंट क्या होते हैं भई, मेटालॉइड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। देखो एसिडिक ऑक्साइड पूछा है कि कौन सा एलिमेंट बनाएगा। अब उसने यहाँ पर एलिमेंट आपको डायरेक्ट नहीं दिए हैं, कि उसने 4 एलिमेंट के नाम दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से कौन करेगा, ठीक है। उसने क्या किया है, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया। तो यहाँ पर आपको एक तरह से 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। पहले तो आपको एटॉमिक नंबर सही पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट का कौन-सा बनेगा। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर, आपको एसिडिक नेचर पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो जो 7 एटॉमिक नंबर होता है, वो किसके लिए होता है भाई, नाइट्रोजन के लिए होता है। 3 एटॉमिक नंबर जो होता है वो लिथियम का होता है। 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है, और 19 एटॉमिक नंबर पोटेशियम का होता है। अब देखो ध्यान से, लिथियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये तीनों ही क्या है भई, मेटल्स है। ये तीनों ही क्या है, मेटल्स है। और जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, वो कैसे नेचर के होते हैं भई, बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो कैसे नेचर के होते हैं भई, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स बनेंगे, वो बेसिक इन नेचर बनेंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है, मेटल, नॉन मेटल के जब हमने क्वेश्चंस को किया था। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तो कट हो जाएँगे, बी, सी, डी। क्यों? क्योंकि ये तीनों मेटल्स का एटॉमिक नंबर दिया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 14 इज़ हार्ड।
अब देखो इसमें यहाँ पर ये बता दिया है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है और वो हार्ड होता है और वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है, इट मीन्स आपको पता चल गया वो कैसे क्या है भई, नॉन मेटल्स है और कोवलेंट हैलाइड भी बनाता है। कोवलेंट का क्या मतलब है कि भई शेयरिंग करके हैलाइड्स बना रहा है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज ऑफ द एलिमेंट बिलोंग? मेटल से, मेटलॉइड से, नॉन मेटल से एंड लेफ्ट हैंड साइड में इससे। तो अब देखो यहाँ पर ये जो 14 एटॉमिक नंबर है, ये किसके लिए होता है? सिलिकॉन के लिए होता है और साथ में ये भी बता दिया कि एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स। देखो क्या आना चाहिए था अभी? ये नॉन मेटल्स आना चाहिए था, बट सिलिकॉन क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं अभी, मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, मेटलॉइड। अब देखो एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि कौन-कौन से एलिमेंट्स मेटलॉइड वाली प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो कौन-कौन सी एलिमेंट्स होते हैं? देखो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक और साथ में एंटीमनी और ये क्या है? टेल्युरियम। ये एलिमेंट्स क्या हैं भई? ये एलिमेंट्स मेटलॉइड्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द, यहाँ पर देखो आपको ये 4 इस तरह से डायग्राम दिए हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन दी हुई है और इसमें से आपको करेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी है फॉर एटॉमिक रेडियस, कि एटम की एटॉमिक रेडियस को हम कौन से डायग्राम से बिल्कुल करेक्ट वे में शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? भई न्यूक्लियस से जिस भी शेल तक की, मतलब कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं भई? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेज़ेंट है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी भई? एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, तो यहाँ तक की क्या है? यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या है? एटॉमिक रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या हो जाएगी भई? ये फर्स्ट शेल हो गई, के लिए एटॉमिक रेडियस हो गई। यहाँ तक एल शेल के लिए हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड शेल के लिए हो जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट वे होता है रिप्रेज़ेंट करने का किसको भी? एटॉमिक रेडियस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है ना, ये न्यूक्लियस की जैसे बाउंड्री हो गई, तो यहाँ तक के डिस्टेंस को उसने क्या बोल दिया कि ये एटॉमिक रेडियस है, ये गलत है। देखो फर्स्ट शेल कहाँ पर है? ये ऑरेंज वाली लाइन फर्स्ट शेल है, के। तो इसका मतलब क्या है कि ये करेक्ट कब होता? जब यहाँ से सेंटर से न्यूक्लियस से ये के तक डिस्टेंस को शो करता, तब ये एटॉमिक रेडियस बनती। बट इसने क्या किया है? न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है ना, उसी को बता दिया कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट बाउंड्री तक की डिस्टेंस को इसने एटॉमिक रेडियस बोला है, तो ये तो गलत हो गया। अभी मैंने बताया कि शेल तक की डिस्टेंस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सेकंड वाला देखो, इसमें न्यूक्लियस से लेकर फर्स्ट शेल तक के डिस्टेंस को इसने एटॉमिक रेडियस बोला है, तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में इसने क्या किया है? न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल, यानी कि यहाँ पर एम शेल दिखा रखी है इन्होंने आउटर मोस्ट, यहाँ तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोला है, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ चेक करो, फोर्थ में इसने क्या किया है? सेकंड और थर्ड शेल के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोल रहा है, तो ये थोड़ी ना होती है भाई, न्यूक्लियस से मेजर करते हैं हम तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के लिए जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन थी, वो कौन-कौन सी थी भई? सेकंड और थर्ड। ये आपको देखो कौन से ऑप्शन में दी हुई है भई, सेकंड और थर्ड। इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी, तो ये यहाँ पर क्या हो गया है भई? करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट इंक्रीज़ व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। नॉट इंक्रीज, यानी कि जब आप क्या करते हो, डाउन द ग्रुप आते हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इंक्रीज नहीं होती है? डाउन द ग्रुप की बात की है और नॉट इंक्रीज पूछा है। तो देखो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यू शेल में ऐड होता जाता है। जैसे पहले सेकंड शेल में था, फिर थर्ड में आएगा, फिर फोर्थ में आएगा। अब न्यूक्लियस से इन शेल की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। भाई पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया? और दूर हो गया। फिर नेक्स्ट शेल में आ गया, तो ये यहाँ पर ये और दूर हो गया। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? हमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होती है भई? इंक्रीज़ होती है। तो उसने तो नॉट का पूछा है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये तो डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। सेकंड देखो उसने क्या दिया है? मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है? डाउन द ग्रुप भई इंक्रीज़ होता है, क्योंकि साइज़ जैसे-जैसे बड़ा होता जाएगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में से, बाहर वाली शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? ईज़ी होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को जितनी आराम से दे देगा, वो उतना ही अच्छा क्या होता है? मेटल होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है भई? डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है, बट उसने नॉट वाला पूछा था, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड देखो आपको क्या दिया है? वैलेंस, कि भई वैलेंस इंक्रीज़ होता है, तो ये इसका राइट आंसर आएगा, वैलेंस इंक्रीज़ नहीं होता है। देखो कैसे? यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ग्रुप 1 का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आ गया लिथियम, फिर आया सोडियम, फिर आ गया यहाँ पर पोटेशियम, ठीक है? बाकी और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये 3 ही एलिमेंट्स इनफ है इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। तो देखो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? देखो 2 1, यहाँ पर सोडियम की क्या बनती है भई? 2 8 1,
और यहाँ पर पोटेशियम की क्या बनती है 2, 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 8 एंड अगेन 1। अब ये केलेमेन के बेसिस पे लिखी है मैंने। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पर है? एल में है। यहाँ पर कहाँ गया है? एम में गया है। यहाँ पर के इसमें पोटेशियम के केस में कहाँ पर गया है अभी? एन में गया है, मतलब कि 4th में गया है। ये किस में था? 2nd में था, ये 3rd में था और ये 4th में गया है। अब देखो, ये नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज़ हो गई, भई 2nd है, 3rd है, 4th है, बट आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम ही है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 ही है, यहाँ पर भी 1 ही है। तो डाउन द ग्रुप आपने क्या देखा कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर आप इसे वैसे लिखना चाहो ऑर्बिटल वाइज़ तो देखो इस तरह से भी लिख सकते हो। ये क्या बनेगी भई यहाँ पर 1s2 2s1 बनेगी। सोडियम की क्या होती है भई 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s1 आ जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पर इसकी लिखोगे तो क्या आएगा 4s1 आएगा। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज़ हो रही है, भई ये 2nd था, 3rd था, यहाँ पर 4th है। बट ये जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है, वो तो सेम ही है। यहाँ पर भी s में कितना है 1 है, यहाँ पर भी s में कितना है 1 है, यहाँ पर भी s में कितना है 1 है। इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसने क्या बोला है नॉट इंक्रीज़, तो इसका मतलब क्या चीज़ कांस्टेंट है? वैलेंसी कांस्टेंट होती है डाउन द ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या दिया आपको, नंबर ऑफ शेल इन एन एलिमेंट। तो डाउन द ग्रुप अभी तो आपने देखा कि नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। देखो 2nd थी, फिर 3rd हुई, फिर 4th हुई। तो यानी कि ये भी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो देखो ये आपको तीनों ही यहाँ पर तीनों चारों ही प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस के साथ क्या हो रहा है, मेटालिक के साथ क्या हो रहा है, वैलेंस के साथ क्या हो रहा है या फिर यहाँ पर नंबर ऑफ शेल के साथ क्या हो रहा है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसने? अब यहाँ पर अक्रॉस द पीरियड पूछ लिया है साइज़। अब इस क्वेश्चन में आंसर देखो क्या बनेगा अभी, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डज नॉट चेंज या फिर फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो देखो हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले के क्वेश्चन में और कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है भाई? डिक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एन एलिमेंट इज रिटर्न इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो आपको करेक्ट सेट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है देखो, क्वेश्चन में जिस तरह से एलिमेंट्स लिखे हैं ना, ये बोला है ठीक है, इनको चेंज नहीं करना है। ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे एलिमेंट्स दे दिए तो आप इनको सेट करते हो, ठीक है, सेट करके चेक नहीं करना है। उसने ये पूछा है कि यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा बिल्कुल करेक्ट लिखा है इंक्रीजिंग मेटालिक ऑर्डर के बेसिस पे। तो देखो फर्स्ट वाला ही चेक करो, बेरिलियम, फिर इसके बाद क्या है मैग्नीशियम, फिर क्या है यहाँ पर कैल्शियम। तो बेरिलियम ये देखो क्या है यहाँ पर, ये डाउन द ग्रुप आते हैं, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? डाउन द ग्रुप होते हैं। बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है देखो 2 2, ये इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है भाई? मैग्नीशियम का 12 होता है, तो ये यहाँ पर क्या बनता है 282 बनता है। इसके केस में क्या बनेगा 2882 बनेगा। अब देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है और जो शेल नंबर है वो डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था? सेकंड शेल में था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? थर्ड शेल में है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? फोर्थ शेल में है। उसने क्या पूछा है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो ये डाउन द ग्रुप तो हमने पढ़ लिया है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछा था। बाकी वाले में चेक करो, देखो बाकी सेकंड ऑप्शन जो आपको दिया है वो क्या दिया है? सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। तो देखो सोडियम, सोडियम के बाद इसने बोल दिया यहाँ पर क्या आएगा? लिथियम और फिर आ गया ये पोटेशियम। तो देखो सोडियम के बाद क्या आता है अभी? पोटेशियम आता है और लिथियम कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो ये तो जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही दे रखा है, गलत दे रखा है। इसी तरह से बाकी वाले चेक करना, ये भी रॉन्ग ही आएँगे। इसमें ये क्या है? ये पीरियड वाइज़ दे दिए हैं, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमीनियम और फिर सिलिकॉन। अब यहाँ पर ये क्या है देखो, पीरियड में चल रहे हैं, तो जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। अक्रॉस द पीरियड साइज़ क्या होता है भई? डिक्रीज़ होता है और साइज़ जब डिक्रीज़ होगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है उनका? डिक्रीज़ होता है। और उसने क्या पूछा है? इंक्रीज़िंग, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा और सेम रीज़न की वजह से ही डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? जो भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हमें डिस्कस करने थे, आपको ये सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। फिर देखो ये डॉर्नियर ट्रायड, जब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो एक तो मैंडलीव की पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था कल, मैंडलीव का भी डिस्कस किया था और ये डॉर्नियर वाला बच गया था, तो एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, या तो आपको 3 एलिमेंट का वो क्या करेगा? सेट दे देगा और उसमें से ये पूछ लेगा कि कौन-सा डॉर्नियर का ट्रायड होता है और कौन-सा नहीं होता है, या फिर वो वेरीफाई करने के लिए बोल देगा
ठीक है? कि भई ये वेरीफ़ाई होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो डॉबनर ने क्या बताया था, इन्होंने उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, उनको क्या किया ट्रायड के फ़ॉर्म में अरेंज कर दिया। ट्रायड का मतलब क्या होता है 3 की ग्रुपिंग कर दी और 3 की ग्रुपिंग उन्होंने इस तरह से की कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है भई सिमिलर होती है। क्या आती है उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर आती है। जैसे उन्होंने फर्स्ट जो ग्रुपिंग की थी एलिमेंट्स की वो किसकी की थी लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन्होंने बोला कि ये 3 का एक ग्रुप बना सकते हैं, इनका पेयर बना सकते हैं और इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या आएगी सिमिलर आएगी। और इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि भई ये 3 का पेयर हमने कैसे चूज़ किया है, ये इस तरह से चूज़ किया है कि फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों के मास का एवरेज किसके इक्वल होता है? मिडल वाले यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है इसके मास के इक्वल आता है। देखो जैसे यहाँ पर ट्रायड 1 डिस्कस किया हुआ है, इसका एटॉमिक मास कितना है? 7 है लिथियम का, पोटेशियम का कितना होता है? 39। अब इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है भई? 23 ही होता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि हम ट्रायड को क्या कर सकते हैं भई चेक कर सकते हैं, भई ये पेयर में इस तरह से रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका लिमिटेशन था, ड्रॉबैक था क्या कि भई उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स नोन थे ना, सब पे ये ट्रायड नहीं अप्लाई हो पाया। सिर्फ़ ये 3 ही ट्रायड बन पाए और फर्दर भी आगे भी इन फ्यूचर जब और एलिमेंट्स आए, डिस्कवर हुए, तो भी उनके ऊपर ये ट्रायड वाला जो फ़ॉर्मूला था, मतलब ये जो ट्रायड का कॉन्सेप्ट था, ये सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो पाया, तो ये इनकी क्या थी भई लिमिटेशन थी। तो डॉर्बनर का ट्रायड भी आपको ध्यान रखना है, कौन-कौन से 3 ट्रायड हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये सब तो हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। जो हॉरिज़ॉन्टल रोज़ होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं और कितने पीरियड है भई पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 है और फर्स्ट पीरियड जो होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड है, जिसमें 2 ही एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर सेकंड और थर्ड जो पीरियड है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड तो शॉर्टेस्ट पीरियड है, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आते हैं, ये शॉर्ट पीरियड बोलते हैं इसे। फोर्थ और फिफ्थ क्या होते हैं भई, लॉन्ग पीरियड है, ये इनमें 18 एलिमेंट्स होते हैं और सिक्स्थ पीरियड क्या होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं भई, 32 एलिमेंट्स होते हैं। आगे देखो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं और पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं भई, 18 ग्रुप्स हैं। जो ग्रुप 1 है, यानी कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, देखो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में ही, जो बिल्कुल कहाँ पर है, ये ग्रुप 1 है, इसको हम क्या बोलते हैं भई, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये क्या है, ग्रुप 2 है, इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम साथ में ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक कौन से एलिमेंट्स होते हैं भई, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कौन सा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। लेफ्ट में देखो बिल्कुल क्या है, एस ब्लॉक है। ये कौन से है, एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ पर पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक ग्रुप है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक और यहाँ पर टोटल ये कितने ग्रुप्स आ गए, 16 आ गए। और ये जो ग्रुप 18 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नोबल गैसेस बोलते हैं या फिर नोबल फैमिली बोलते हैं। जो ग्रुप 17 है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। और फिर जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक है, ये मैंने बता ही दिया है, डी ब्लॉक होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो पीरियोडिक टेबल में नीचे ये जो 2 सीरीज़ हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं अभी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं और इसमें 2 सीरीज़ आती है, एक लेंथेनाइड सीरीज़ आती है, जो कि 6th पीरियड है और एक एक्टिनॉइड सीरीज़ होती है, जो कि 7th पीरियड है। ओके, तो ये पीरियोडिक टेबल का भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या होता है। अब देखो आगे, यहाँ पर ये देखो सम अप करके प्रॉपर्टीज़ एक बार दी हुई है, फटाफट से सारी प्रॉपर्टीज़ का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भई, जो भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को शो करते हैं कि भी वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, गेन करेगा, क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे। तो अब देखो अक्रॉस द पीरियड जब हम चलते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। जैसे देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है भई देखो, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है। नाइट्रोजन के केस में कितने होते हैं भई, 5 होते हैं। ऑक्सीजन के केस में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो देखो अक्रॉस द पीरियड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। डाउन द ग्रुप क्या रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ये मैंने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि डाउन द ग्रुप जो वैलेंसी है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आगे देखो वैलेंसी, देखो नेक्स्ट क्या है भई, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है देखो, अक्रॉस द पीरियड जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, तो ग्रुप 14 तक तो क्या होती है, पहले इंक्रीज़ होती है, फिर वैलेंसी क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों? देखो कैसे होता है, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से ही देखो इसको। यहाँ पर वैलेंसी क्यों पहले इंक्रीज़ होगी और फिर डिक्रीज़ होगी। अब देखो इसमें सेकंड पीरियड को देखो, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, यहाँ पर 1 होगी। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे।
यहाँ पर बोरोन के केस में कितने होते हैं? 3 होते हैं, फिर यहाँ पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ तक तो देखो पहले वैलेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद चेक करो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो यहाँ पर वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं? जब मोर देन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? 8 माइनस 8 में से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 8 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी कितनी आएगी भई? 3 आएगी। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आई है? 3 आई है। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो वैलेंसी जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पर 8 माइनस 6 करके कितनी आ जाएगी? 2। इन केस ऑफ फ्लोरीन कितनी होती है भई यहाँ पर? 1 होती है। तो देखो पहले वैलेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हो रही है? 5 ये 4 के बाद क्या हो गई? 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई। तो फिर क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है वैलेंसी क्या होती है? पहले इंक्रीज़ होती है, देन डिक्रीज़ होती है। और डाउन द ग्रुप की बात करें तो वैलेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फिर देखो एटॉमिक साइज़, एटॉमिक साइज़ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज़ेज़ जिसकी वजह से अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियस के क्लोज़ आ जाते हैं। और उसी की वजह से साइज़ क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज़ होती है। और इंक्रीज़ेज़ डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो जाता है, तो आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस जो होती है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाता है? अभी बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो भई क्या है? मेटालिक करैक्टर। तो मेटालिक करैक्टर साइज़ पे डिपेंड करती है। जितना छोटा साइज़ होगा, उतना ही कम उसका मेटालिक करैक्टर होगा। यानी कि साइज़ बड़ा होगा, तो मेटालिक करैक्टर भी क्या आएगा भई? ज़्यादा आएगा। तो अक्रॉस द पीरियड जब हम पीरियड में जाते हैं, तो मेटालिक करैक्टर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ कब होगा भई? मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज़ बड़ा होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा? उतना ही ईज़ी हो जाएगा। मेटालिक करैक्टर के जस्ट अपोज़िट हो जाता है नॉन मेटालिक करैक्टर। नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा? अब अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ हो जाएगा कब भई? डाउन द ग्रुप। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भई? इलेक्ट्रोपॉज़िटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोपॉज़िटिविटी का क्या मतलब होता है भई देखो, ये एक तरह से मेटालिक करैक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने वाली ही बात होगी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज़ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉज़िटिव आयन। कि किसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे और वो पॉज़िटिव आयन को बना ले। तो देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो अभी बताया मैंने साइज़ क्या होता जाता है? छोटा, डिक्रीज़ होता जाएगा। साइज़ जितना छोटा होगा यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉज़िटिविटी लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉज़िटिव जो नेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि साइज़ क्या हो रहा है उसका? इंक्रीज़ हो रहा है। और सेम ऐसे ही यहाँ पर आयनाइज़ेशन एनर्जी का भी हमने देखा था। तो आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या होती है? वो भी साइज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। छोटा साइज़ होगा, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? छोटा। तो यानी कि आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी को हम आयनाइज़ेशन एनर्जी बोलते हैं। तो डाउन द ग्रुप जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी तो ईज़ी होगा। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या होगी भई? डिक्रीज़ होती है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट ये नेचर ऑफ ऑक्साइड वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड देखो क्या होते हैं भई? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है? अक्रॉस द पीरियड जाएँगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे लेफ्ट में क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं और धीरे-धीरे यहाँ पर क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है, मतलब कि यहाँ पर कैसा नेचर आ रहा है? नॉन मेटल। तो आप ये बोल सकते हो कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हमने देखा था कैसे नेचर में होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि धीरे-धीरे जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, अलोंग द अक्रॉस द पीरियड जाओगे, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो एसिडिक नेचर जो होता है ऑक्साइड का वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है क्योंकि लेफ्ट में ये राइट में यहाँ पर क्या है? नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट में क्या है? मेटल्स हैं। तो यानी कि जब आप मेटल्स की तरफ आओगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब आप राइट की तरफ जाओगे यानी कि अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर नॉन मेटल्स है तो एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ऐसे ही अगर आप डाउन द ग्रुप की बात करते हो, तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? जैसे-जैसे साइज़ क्या होगा भई, बड़ा होता जाएगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होता जाता है उसका डिक्रीज़ होता जाता है। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये भी साइज़ डिपेंडेंट ही हो गई। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो साइज़ क्या हो रहा है देखो डिक्रीज़ हो रहा है। साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आपको साइज़ वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना तो सारी ही प्रॉपर्टीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है भई? साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अब जितना छोटा साइज़ होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना या फिर गेन कराना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए क्या है भई यहाँ
यहाँ पर मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है, ठीक है? मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी तो यहाँ पर क्या होती जाती है? डिक्रीज़ होती जाती है। मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी भई? इंक्रीज़ होगी अक्रॉस द पीरियड। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। सेम ऐसे ही अगर डाउन द ग्रुप की बात करते हो, तो मेटल्स का अगर मेटल्स होते हैं ग्रुप में, तो उनकी रिएक्टिविटी तो क्या होती है? इंक्रीज़ होती है क्योंकि साइज़ क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी भई? डिक्रीज़ हो जाएगी। आप एक याद रख लेना मेटल्स की, अगर आपको मेटल्स की याद है तो नॉन मेटल्स की जस्ट उसकी अपोज़िट हो जाएगी। तो ये खत्म होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो भी आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग करनी थी, ठीक है? जो आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग सिलेबस में है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ही। 2 एलिमेंट्स हैं, एक एक्स एलिमेंट है और एक वाई एलिमेंट है और ये दोनों ही सेम पीरियड से बिलॉन्ग करते हैं। एक्स और वाई क्या है भई? दोनों ही एलिमेंट सेम पीरियड से बिलॉन्ग करते हैं और जो एक्स एलिमेंट है ना, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है और जो वाई एलिमेंट है ना, इसके लिए आपको बताया गया है कि ये ग्रुप 2 से बिलॉन्ग करता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बतानी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यानी कि इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने बेसिकली। तो अब आपको पता ही है ये सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या होती है भई? 1 होती है, तो यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे और जो ग्रुप 2 है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। अगर ये किसी को मतलब एक्स और वाई समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो ऐसे समझ के देख लो। जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का एलिमेंट क्या होता है? देखो लिथियम होता है। यहाँ पर ग्रुप 2 का एलिमेंट क्या आ जाएगा? बेरिलियम होता है और क्या देख सकते हो यहाँ पर ग्रुप 1 में सोडियम भी होता है और ग्रुप 2 में यहाँ पर मैग्नीशियम भी होता है। अब सोडियम की, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, तो यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएँगे? 1 ही आएँगे और यहाँ पर ग्रुप 2 में मतलब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने आएँगे? 2 आएँगे। नेक्स्ट अब आपको क्या बताना है यहाँ पर वैलेंसी बतानी है, तो वैलेंसी तो पता ही चल गई है। यहाँ पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 1 और 2, वैलेंसी भी कितनी हो गई? जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 1 और 2 है। नेक्स्ट आपको बताना है मेटालिक करैक्टर कि एक्स का ज़्यादा होगा या फिर वाई का ज़्यादा होगा। तो देखो ये एक्स और वाई सेम पीरियड से बिलॉन्ग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अक्रॉस द पीरियड साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। इसका मतलब वाई का साइज़ क्या होगा? छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू एक्स। तो एक्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, लूज़ करना क्या होगा? ईज़ी होगा, यानी कि एक्स आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देता है, वही क्या होता है? ज़्यादा मेटालिक इन नेचर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स क्या आ जाएगा? ज़्यादा मेटालिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक साइज़ कि अब एटॉमिक साइज़ का कंपैरिज़न करना है आपको। तो देखो एटॉमिक साइज़ का जब आप कंपैरिज़न करोगे, तो यहाँ पर साइज़ तो किसका बड़ा आएगा? एक्स का ही बड़ा आएगा, ठीक है? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन एनवीएस और केवीएस में पूछे गए थे, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज़ करवाया है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, वो पूछा है फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड, यानी कि एक्स एलिमेंट का आपको क्लोराइड बताना है क्या बनेगा? वाई एलिमेंट का आपको क्लोराइड बताना है कि क्या बनेगा? तो अब देखो एक्स एलिमेंट की वैलेंसी कितनी आई है? ये ग्रुप 1 से बिलॉन्ग करता है, ग्रुप 1 की वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और जो क्लोराइड होते हैं, क्लोराइड की टेंडेंसी क्या होती है? एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। तो मतलब यहाँ पर ग्रुप 1 का एलिमेंट क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और ये क्लोराइड उसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो यहाँ पर जो ग्रुप 1 का हैलाइड बनेगा वो क्या बनेगा भई? HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl। इसी तरह से देखो यहाँ पर ग्रुप 2 का हैलाइड बनाओ। अब ग्रुप 2 की वैलेंसी कितनी है देखो, यहाँ पर ये जो ग्रुप 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है और जो क्लोराइड है, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है देखो 1 होती है। अब आप इसे क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCl2 बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो ग्रुप 2 के लिए हैलाइड बनेगा वो क्या बनेगा? HCl2 बनेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें एनवीएस में। फिर नेक्स्ट देखो इसी तरह से पूछा गया है कि एक्स और वाई के लिए दोनों के लिए आपको क्या बताने हैं? सल्फेट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? सल्फेट्स बताने हैं। तो अब देखो एक्स की वैलेंसी आपने देखी कितनी है? 1 है। वाई की वैलेंसी कितनी आई थी? 2 आई थी। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? सल्फेट क्या होता है? SO4 तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। तो अब देखो फॉर्मूला बना लो। यहाँ पर एक्स और इस सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है आपको। तो एक्स की वैलेंसी यहाँ पर इन केस ऑफ ग्रुप 1 के केस में 1 वैलेंसी थी ना, तो यहाँ पर कितना है? इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा X2 ये SO4 तो ये तो ग्रुप 1 का सल्फेट बन गया। अब ऐसे ग्रुप 2 का सल्फेट बनाओ। तो ग्रुप 2 की वैलेंसी कितनी थी? एक्स एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है भई यहाँ पर? 2 है, सॉरी वाई दे रखा है। ग्रुप 2 के लिए तो वाई दे रखा है। तो वाई की वैलेंसी कितनी है यहाँ पर देखो 2 है और जो सल्फेट है उसकी वैलेंसी भी कितनी है भई यहाँ पर 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर Y2
SO4 2 बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये दोनों साइड 2-2 है, तो ये इसका जब रेशियो करोगे सिंपल, तो ये क्या आ जाएगा, YSO4 आ जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो वो प्रॉपर्टीज़ का पूछेगा, डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, या फिर वो वैलेंसी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी। जो हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, मैंने वैसे तो ना मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो मोल कॉन्सेप्ट में देखो, जो टीजीटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस है वो यही है, ठीक है? कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने मोल्स बनेंगे, क्या मास आएगा, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाई हुई है मोल कॉन्सेप्ट के नाम से ही। तो अगर आपने वो वाली वीडियो भी देख ली है, वहाँ से क्वेश्चंस देख लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ईज़िली आई थिंक आपके क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएँगे। जो ये मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब टर्म्स है ना, नॉर्मैलिटी, इन सब पे थोड़े क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लगता है टीजीटी के अकॉर्डिंग थोड़े कम है। तो यहाँ पर 2-3 टर्म्स और है जो हमें डिस्कस करनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो मास परसेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में कंसंट्रेशन टर्म्स दी हुई है, तो ये 9th क्लास में हम पढ़ाते हैं। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएँगे। तो देखो, मास परसेंट का मतलब क्या होता है, W/W। तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो? इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स। अब ये तो पता ही है, देखो सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट, यानी कि सॉल्यूशन में से किसी भी एक का कंपोनेंट, यानी कि सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट का पर 100 पार्ट जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है, मास बाय परसेंट होता है। अब ये मास बाय परसेंट का देखो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वन कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन में क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, इसे सिंप्लीफाई आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज़ 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक ए और एक बी है। आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ ए, क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो ये क्या बन जाएगा? इसके मास को मैं लिख देती हूँ क्या? WA, और इसके मास को मैं लिख देती हूँ WB। अब देखो, दोनों को मिक्स कर दूँगी तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन का तो जो टोटल मास है ना, वो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर में लिखना है, WA प्लस में WB। अपोन में जिसका भी मास परसेंट कैलकुलेट करना है ना, उसके लिए क्या, उस कंपोनेंट को हमें क्या रखना है भई, ऊपर रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, WA। सेम ऐसे ही अगर अब आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में बी कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो WB, यानी कि जिसके लिए कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखो और नीचे क्या आ जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएँगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, WA प्लस में WB, और मल्टीप्लाई, परसेंट में बात कर रहे हैं ना हम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भई, 100 से, तो ये होता है मास परसेंट। ऐसे ही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंट। अब यहाँ पर ये हमने मास के टर्म्स में बात की थी, वॉल्यूम परसेंट में हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंट क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, या तो सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का, पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो, ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसे ही सेम यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट है, एक ए और एक बी कंपोनेंट है, तो आपको वॉल्यूम परसेंट ए के लिए निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ए का वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ ए ऊपर रखोगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, VA प्लस में VB, और मल्टीप्लाई में 100। ऐसे ही आपको वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना है किसके लिए, बी के लिए। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, VB अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि VA प्लस में VB, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 100 आ गया। और मास बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मास है और वॉल्यूम है, यानी कि आपने क्या किया है, जो भी सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट है, उसका मास लेना है, और जो डिवीजन में लेना है डिनोमिनेटर में, वहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे इस टॉपिक से, मतलब कि मास परसेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम एक बार यहाँ पर देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया। एक सॉल्यूशन बनाना है, कैसे बनाना है, बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम यूरिया। 5 ग्राम आपने यूरिया लिया है और किस में डिसॉल्व कर रहे हो, 95 ग्राम ऑफ वाटर। किस में डिसॉल्व कर रहे हो भाई, 95 ग्राम ऑफ वाटर में। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन, ये पूछ लिया है कि व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ये यूरिया का मास परसेंटेज यहाँ पर बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, मास परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मास ऑफ जिस भी कंपोनेंट के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो, अब ये दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ये आपको डिसॉल्व करना है, इतने वाटर में डिसॉल्व करना है, ठीक है? तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा भाई, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ पर जो कम अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है, जिसको भी हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं। ये सोल्यूट है यहाँ पर यूरिया, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, ये वाटर है।
तो यहाँ पर आपको मास परसेंट किसके लिए कैलकुलेट करना है? यूरिया के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मास परसेंट ऑफ यूरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर मास ऑफ यूरिया ही ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है? न्यूमरेटर में क्या लेना है? मास ऑफ यूरिया। और अपॉन में क्या करना है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर जब आप लोगे और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे? 100। तो अब देखो मास ऑफ यूरिया कितना है? क्वेश्चन में कितना दिया है? 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? देखो, ये दोनों को मिक्स करने से क्या आएगा? आपके पास सॉल्यूशन आएगा। ये तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 5 + 95 100 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 100। तो यहाँ से ये क्या आ गया? कैंसल होकर 5% आ गया। क्या आ गया अभी? 5%। तो यहाँ पर यूरिया का मास परसेंटेज कितना आ गया है इसमें? कितना बन गया भई? 5% बन गया। तो ऐसे ही सिमिलरली हम क्या है भई वॉल्यूम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और W/V भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास बाय परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर। आपको क्या करना है? शुगर का मास कैलकुलेट करना है एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। देखो क्या बोला है उसने? आपको प्रिपेयर करना है 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितना केन शुगर लेना है। केन शुगर का यहाँ पर आपको मास कैलकुलेट करना है और वाटर का भी मास कैलकुलेट करना है कि भई कितने केन शुगर को मैं कितने वाटर के अंदर डिसॉल्व करूँ। बेसिकली आपको यहाँ पर ये अमाउंट निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या दिया है? 250 ग्राम ऑफ 25% ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो देखो मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट यहाँ पर 25% दिया है, तो यहाँ पर मास परसेंट कितना हो गया भई? 25 हो गया। और जो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है भई? इतना प्रिपेयर करना है ना 250 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 250 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर मास परसेंट वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। देखो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास परसेंट होता है आपके पास मास परसेंट इज़ इक्वल टू में मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर सोल्यूट का मास लेंगे यानी कि जिसको भी डिसॉल्व कर रहे हैं और अपॉन में सॉल्यूशन का मास और इनटू में हम क्या करते हैं? 100। अब देखो मास परसेंट आपको क्वेश्चन में ही दिया है, कितना दिया है भई? 25 दिया है। कितना दिया है? 25 गिवन है, तो यहाँ पर 25 पुट कर दो इज़ इक्वल टू में मास ऑफ सोल्यूट। ये तो आपको क्या करना है भई यहाँ पर? कैलकुलेट ही करना है। मास ऑफ सोल्यूट को क्या करना है? कैलकुलेट ही करना है, तो इसे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, उसने सॉल्यूशन का मास आपको बता रखा है कि आपको टोटल कितना प्रिपेयर करना है? 250 ग्राम। तो अपॉन में 250 रखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इसे इधर-उधर ले जाके सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर जो मास की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर? ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगी 62.5 ग्राम। कितनी आ गई अभी? 62.5 ग्राम। तो अब ये जो मास आया है ना, किसके लिए आया है? केन शुगर के लिए आया है, क्योंकि कितना डिसॉल्व किया था उसने? 25% ना, तो हमने 25 का ये निकाला। तो यहाँ पर जो उसने केन शुगर को डिसॉल्व किया है, कितना किया है भई? 62.5 ग्राम को डिसॉल्व किया है। अब 250 टोटल सॉल्यूशन है और इतने सोल्यूट को तुमने डिसॉल्व किया है, इतने शुगर को, तो इसका मतलब क्या है? बाकी तो वाटर ही है। भाई 250 टोटल है और टोटल में से इतना तो क्या है? यहाँ पर केन शुगर है। तो यानी कि 250 में से मैं जब ये सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा? मास ऑफ वाटर बच जाएगा ना कि भई कितने पानी के अंदर डिसॉल्व किया आपने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 250 माइनस 62.5 कर लेंगे, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 187.5 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से देखो क्वेश्चंस आएँगे आपके पास मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं और क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही, ठीक है? नहीं तो अदरवाइज़ मैं सारे ही इन पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे और इन सब पे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करती। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। देखो इस टॉपिक से भी एनवीएस, केवीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि एक बार फटाफट से इस टॉपिक का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स क्या होंगे? मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। आइसोटोन्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब देखो किसी भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पर हम मास नंबर लिखते हैं। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो यहाँ पर कार्बन में क्या है भई? सेम ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेज़ेंट होंगे और इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेज़ेंट होंगे और ये क्या है भई? यहाँ पर मास नंबर है। जो मास नंबर होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। तो मास ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मास नंबर में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आ जाएँगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएँगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं कौन से एलिमेंट में, ये कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो याद रखना मास नंबर में से आपको क्या माइनस करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करना है और प्रोटॉन कितने होते हैं? जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेज़ेंट होते हैं। आगे देखो
यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो तो सेम होती है बट डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। आइसोबार्स में क्या होता है भई, इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही डिफरेंट होती है क्योंकि दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। आइसोटोप का एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे कार्बन का एग्ज़ाम्पल लिया था, तो कार्बन के आइसोटोप्स क्या होते हैं भई देखो, कार्बन 12 भी होता है, इसी तरह से यहाँ पर कार्बन 13 भी होता है। तो देखो क्या है यहाँ पर, ऐसे ही कार्बन 14 भी होता है। तो अब ये क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है इनका, सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है। तो इसीलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम हो सकती है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आएँगी, इनकी डिफरेंट आएगी क्योंकि इनका मास नंबर क्या है भाई, डिफरेंट है। आइसोबार का एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पर आइसोबार में एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है अभी, कैल्शियम और आर्गन। अब कैल्शियम और आर्गन दोनों का ही जो मास होता है वो क्या होता है भई, 40 होता है। बट कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 20 है, और यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है। तो अब देखो दोनों एलिमेंट्स ही डिफरेंट है। ये तो क्या है भई, यहाँ पर कैल्शियम है और ये आर्गन है। तो यहाँ पर इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट आएँगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट आएगी। प्रॉपर्टीज़ वाला पॉइंट भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ये कैलकुलेट करना इस तरह से आ सकते हैं कि किसी का भी एटम का एटॉमिक नंबर दे दिया या सिंबल दे दिया, इस तरह से यहाँ पर ये एक सिंबल दिया है, यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ठीक है? 120 और यहाँ पर ये लिख दिया 63, ठीक है? ये मैंने ऐसे ही रैंडम लिखा है। तो और ये पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन फाइंड आउट करो, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आया है एनवीएस में। तो यहाँ पर इसमें इस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 63, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 63, मास नंबर कितना है इसका, 120 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएँगे, 120 में से ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएँगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएँगे। एक टर्म और है जो आपको यहाँ पर रिवाइज़ करनी है, कौन-सी भई, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये वाला जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पूछा गया था ना, ये केवीएस के एग्ज़ाम में आया था। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब देखो क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जिनमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लिखा मैंने N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने नियॉन, और यहाँ पर है ये मैग्नीशियम, और ये है यहाँ पर एल्यूमीनियम। ठीक है? तो ये देखो Mg+2 है और ये बन गया एल्यूमीनियम+3। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है या फिर नहीं है। तो देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं, और यहाँ पर -3 है। -3 का मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए हैं। ठीक है? ये बात याद रखनी है। जो प्लस होता है चार्ज, वो क्या शो करता है कि इसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। वो लूज़ करके क्या करता है, कैटायन बनाता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करता है, वो अनायन बनाता है। तो यहाँ पर 3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 तो उसके पास पहले से ही थे और 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, तो 7 + 3 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। नियॉन का तो होता ही, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 ही होते हैं। फिर देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 होते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 12 थे बट इस पे +2 चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 - 2 मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सेम एल्यूमीनियम के लिए हो जाएगा। एल्यूमीनियम के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13, बट +3 चार्ज है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो 13 - 3 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो ये पूरी की पूरी स्पीशीज़ कैसी बन गई है भई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसी बन गई है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स के पास यहाँ पर कैटायन, अनायन, और जो ये एलिमेंट है इनके पास क्या है भई, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलते हैं। एक लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप। तो यहाँ पर देखो कुछ आइसोटोप्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन-सा आइसोटोप का क्या यूज़ होता है। तो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है फास्फोरस का, क्या भई, P32। ये फास्फोरस का आइसोटोप है P32। इसका हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं। कहाँ करते हैं भई, एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं। एक है यूरेनियम 235, ये क्या है भई, यूरेनियम 235। इसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में एज़ ए फ्यूल। एज़ ए फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। और एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है किसका भई, आयोडीन का होता है। इनका एक आइसोटोप होता है क्या भई, आयोडीन 131। इसका हम यूज़ करते हैं टू चेक द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और का कोबाल्ट 60 होता है एक आइसोटोप, कोबाल्ट 60। इसका हम यूज़ करते हैं भई कहाँ पर, कैंसर ट्रीटमेंट में। कहाँ पर यूज़ करते हैं इसका, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। देखो कौन-कौन से बताए हैं, फास्फोरस 32, P32 कहाँ पर बताया, एग्रीकल्चर फील्ड में। यूरेनियम 235 ये कहाँ पर बताया है भई, फ्यूल, एज़ ए फ्यूल बताया है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और
इसका आयोडीन का बताया, ये कहाँ पर है भई? टू चेक द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। कोबाल्ट 60 का कहाँ पर बताया भई? कैंसर में बताया, कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है? और कौन-कौन से आइसोटोप रह गए हैं? सोडियम 24, जो सोडियम 24 है, ये हम क्या चेक करते हैं अभी? इससे हम चेक करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। सोडियम 24 से क्या चेक करते हैं अभी? सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द बॉडी। और एक आइसोटोप और है, जो इम्पोर्टेंट है, कौन-सा भी? कार्बन 14। तो कार्बन 14 हम कहाँ पे चेक करते हैं? कार्बन डेटिंग में। कहाँ पर यूज़ करते हैं अभी इसका? कार्बन डेटिंग में करते हैं। और कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं ना, ठीक है? कोई भी स्पेसिमेन चीज़ें मिलती हैं, पुरानी कोई मतलब वुड का पीस मिला है या फिर कोई ओरिजिन मिला है किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ कितनी पुरानी है, इस चीज़ को चेक करने को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग बोलते हैं। और इसके लिए जो हम आइसोटोप यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं अभी? कार्बन 14 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आज का डिस्कशन। आई होप ये वीडियोज़ आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और रिवीज़न में हेल्पफुल रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना, बी काम, और जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना, डोंट पैनिक, पैनिक मत होना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।